Hello students, this is Dr. V.S. K Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics। इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो भी एक्सरसाइज 2 है एच.सी. वर्मा सर की किताब में से वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ। ओके, सो अर्थ को अटैच एक रेफरेंस फ्रेम है। देयर आर 4 ऑप्शंस आर देयर। फर्स्ट ऑप्शन इज एन inertial frame by definition. Second, cannot be an inertial frame because the earth is revolving around the sun. Option C is an inertial frame because the Newton's laws are applicable in this frame. Okay. Option D cannot be an inertial frame because the earth is rotating about its ओन एक्सिस। ओके, सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको लेकिन समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम पता होना चाहिए। क्या होता है इनर्शियल फ्रेम? किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या रेफरेंस फ्रेम को हम इनर्शियल कह सकते हैं या किस रेफरेंस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं? तो उसके लिए कुछ डिस्कशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो जनरली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस वन इज द जेड एक्सिस। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसकी वेलोसिटी यानी खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी अगर जीरो है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू अगर जीरो है या अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। मैं रिपीट करता हूँ, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसकी वेलोसिटी जीरो यानी स्टेबल है एक ही जगह पे, या वो मोशन में है लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है दैट इज नथिंग बट द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर एक्सेलरेशन जीरो है, भले ही वो स्टेशनरी है या मोशन में है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एक्सेलरेट हो रहा है, ओके, सो मान के चलिए कि ये जो भी रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इट इज एक्सेलरेटेड, वो खुद एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा? अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। द एग्जांपल इज लाइक दिस वन। सो दिस इज द लिफ्ट। ऐसा इमेजिन करके चलिए कि लिफ्ट जो भी है वो ग्राउंड फ्लोर से लेके 100वें फ्लोर तक जाने वाला है। 100 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें ये लिफ्ट है 0 से लेके 100 तक। अब जैसे आप लिफ्ट को ऊपर जाने के लिए स्टार्ट करोगे तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितना है, 0 है। ये कुछ देर तक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और उसकी एक फाइनल वेलोसिटी मिलेगा हमें v। मान के चलिए वो फाइनल वेलोसिटी हमें सेकंड फ्लोर तक मिल गया, यानी ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही तो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन हो रहा था, और अगर इस लिफ्ट के साथ हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जोड़ दिया या उस लिफ्ट को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर लिया, तो यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। तो दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन से दैट इट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद सेकंड फ्लोर से लेके तो 98वें फ्लोर तक आपको जाना, कहाँ पे, 100 फ्लोर पे जाना है। तो सेकंड से लेके 100 तक आप अगर उस लिफ्ट को देखते हो तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, हर जगह पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा ऊपर तक, ओके, अप टू 98 फ्लोर तक। अब देखिए, सेकंड फ्लोर से लेके 98th फ्लोर तक जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस लिफ्ट को अटैच है उसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। सो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, 0। तो उसी लिफ्ट को जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, तो
सेकंड फ्लोर से लेके 98 फ्लोर तक उसका जो भी एक्सेलरेशन जीरो है, देयरफॉर दैट इज नथिंग बट द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 98 से लेके 100 तक, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी उसकी v है, तो फाइनल वेलोसिटी उसको जीरो होगा तो तभी तो लिफ्ट रुकेगा। तो इस दो फ्लोर के बीच में जो भी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, मीन्स उस लिफ्ट का डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मीन्स उस इसका जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जो भी है लिफ्ट के साथ अटैच, उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है इन दिस वे। तो इस ड्यूरेशन में जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उस लिफ्ट को अटैच कंसिडर करेंगे, सो दैट इज अगेन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन 98 फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस लिफ्ट को अटैच था, या लिफ्ट खुद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसिडर करते हैं, सो दैट इज नथिंग बट द इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, भले ही वो मोशन में है। सेकंड से लेके जीरो तक, यानी ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक वो एक्सेलरेट हो रहा था। सो इन दिस वे we can easily understand the concept of inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Okay, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कैसे? अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है तो उसको वो नॉन इनर्शियल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड फ्लोर से लेके 98th फ्लोर तक वो लिफ्ट मोशन में था, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो भी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया उसके बेसिस पे देखिए, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज एन इनर्शियल, अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो दैट इज कॉल्ड एज एन नॉन इनर्शियल। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे कंसिडर करें? अर्थ। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ अर्थ। अब अर्थ जो भी है, अगर इस अर्थ को मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अटैच कर देता हूँ लाइक दिस वन, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? अब जब अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं तो अर्थ के दो टाइप के रोटेशन होते हैं। द फर्स्ट वन इज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, वो 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, और साथ ही साथ अर्थ खुद के ओन एक्सिस के अराउंड वो रोटेट हो रहा है। तो अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करते हैं तो ये अटैच है इस अर्थ सरफेस को, करेक्ट? अगर इस अर्थ सरफेस को ये अटैच है तो डेफिनेटली यहाँ पे दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो रोटेटिंग। अगर ये रोटेट हो रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल पर्सन को इमेजिन करता हूँ जो यहाँ पे खड़ा है, ओके, तो दिस पर्सन इज आल्सो रोटेटिंग, रिवॉल्विंग अराउंड सन, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज आल्सो रोटेटिंग। अब ये कोई भी चीज अगर रोटेट होता है तो उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ओके, सो हर एक चीज जो रोटेट हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन है सो दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज एक्सेलरेटेड इन मोशन, वो उस खुद एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब ये एक्सेलरेटेड अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ इनर्शियल फ्रेम, दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतना तो पक्का हो गया, लेकिन अब ये ऑप्शंस में देखते हैं हम। ऑप्शन ए क्या कहता है? इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन? नो, दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज दिस इज अ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड, कैन नॉट बी एन इनर्शियल frame and a non-inertial frame because the earth is revolving around the sun. This one is a correct one. Is an inertial frame because Newton's laws are applicable in this frame. Actually Newton's law ये applicable नहीं होते क्योंकि हर चीज मोशन में है, हर चीज रोटेट हो रहा है, हर चीज को एक्सेलरेटेड फ्रेम एक्सेलरेशन है, तो हमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हुए दिखते हैं। लेकिन ये जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दिस इज नॉन इनर्शियल। ऑप्शन डी क्या कहता है? देखिए, कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। तो रोटेशन की वजह से भी यहाँ पे वो एक्सेलेट हो रहा है, और रिवॉल्यूशन की वजह से भी अराउंड सन वो एक्सेलेट हो रहा है। सो ऑप्शन बी और डी इज अ करेक्ट वन। यहाँ पे हमने जनरल डिस्कशन बहुत ज़्यादा कर दिया क्योंकि हमें ये कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम पता होना चाहिए, आगे जाके उसका हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसका हेल्प होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ पार्टिकल स्टे एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम
वी कंक्लूड दैट, ओके। सो यहाँ पे देखिए पार्टिकल जो भी है वो रेस्ट पोजीशन पे है और एक फ्रेम दिया है। अब ये फ्रेम जो भी है वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल, इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे नहीं है, ओके। लेकिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो जो भी पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन पे है। वी कैन कंक्लूड दैट द फ्रेम इज इनर्शियल। अब फ्रेम इनर्शियल भी है लेकिन पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है इसके बारे में डिस्कशन नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। ओहो, अब यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन फ्रेम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। क्योंकि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है और वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ही वो सही होगा, ओके। तो इसके लिए ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन सी क्या कहता है देखिए, द फ्रेम मे बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है, ओके। द फ्रेम मे बी इनर्शियल, इनर्शियल जब होगा फ्रेम तब उस पार्टिकल के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट होना चाहिए, जीरो एक्ट होना चाहिए, ये सही है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होता तो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होता, जो कि मेरे ख्याल से डी ऑप्शन में दिया है। द फ्रेम मे बी नॉन इनर्शियल बट देर इज ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो सी और डी इज करेक्ट वन, ओके। यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दिया है और यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दिया है। ये दोनों अगर कंबाइन होते तो राइट ऑप्शन होता है, जैसे कि सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1 एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम S2। मार्क आउट द पॉसिबल ऑप्शंस। ऑप्शन ए, बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल। ऑप्शन बी, बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। ऑप्शन सी, S1 is inertial and S2 is non-inertial, and option D, S1 is non-inertial and S2 is inertial। inertial frame of reference क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसा है देखिए, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द वन फ्रेम S1, दिस इज द अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2, okay। so assume that this is the one particle विच इज़ प्रेजेंट हियर। सो यहाँ पे एक पार्टिकल मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब इस पार्टिकल को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम ऑब्जर्व करने वाले हैं और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, ओके। अब ये जो भी पार्टिकल है इस S1 को, यानी जो भी ऑब्जर्वर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में S1 के, उसको ये पार्टिकल कैसा दिख रहा है, इट इज़ एट अ रेस्ट। और इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल कैसा दिख रहा है, इट इज इन अ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ओके। तो यहाँ पे बोला है कि बोथ द फ्रेम्स ऑफ इनर्शियल, वो लेके देखते हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी है ये स्टेबल है, एक जगह पे फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू होगा जीरो। पार्टिकल की वेलोसिटी भी कंसिडर करते हैं हम जीरो। और ये जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये इस डायरेक्शन में मोशन में है या आगे के डायरेक्शन में मोशन में है, ऐसा कंसिडर करेंगे। किसी भी डायरेक्शन में कंसिडर किया तो भी चलेगा। सो इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब देखिए भैया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी कितना है, जीरो है। क्या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, नहीं, दिस इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। उसी तरह ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। सो बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हियर आर इनर्शियल। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है, जीरो है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये फिक्स है एक जगह पे, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जर्वर है इस पार्टिकल को जो ऑब्जर्व कर रहा है तो ये भी उसको फिक्स दिखेगा, रेस्ट पोजीशन पे दिखेगा, ओके। लेकिन इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति या जो ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2 में है वो ऑलरेडी मोशन में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, उसको ये दिखेगा कि ये जो भी पार्टिकल है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है देखिए, द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1, ओके। इस ऑब्जर्वर को यानी S1 में जो भी ऑब्जर्वर है उसको दिख रहा है कि पार्टिकल रेस्ट पे है एंड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी
व्हेन सीन फ्रॉम द अनदर फ्रेम S2। तो यहाँ से वही दिख रहा है कि ये पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि हम बस में बैठे होते हैं। ओके, बस अगर आगे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, हमें ये दिखता है कि पेड़ पौधे जो भी है आजू बाजू में दिखने वाले, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हमें लगता है कि हम स्टेबल है। उसी तरह जो ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, जो ऑलरेडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उसको ये लगेगा कि ये पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है क्या? तो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट वन। कैसे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। नाउ लेट अस इमेजिन दैट सेम सिचुएशन, लेकिन ये जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए, एंड दिस पार्टिकल इज आल्सो एक्सेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन ए। ओके, और ये जो भी पार्टिकल है, सॉरी, ये जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मान के चलिए कि इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी, सॉरी, मूविंग विद द एक्सेलरेशन ए डैश। ओके, तो थोड़ा सोच के देखिए कि अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देखेंगे, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ इस पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन सेम है। ओके, तो ये पार्टिकल जो भी है, ऐसा दिखेगा कि इस ऑब्जर्वर को ये रेस्ट पोजीशन पे है। अब ये भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विद एक्सेलरेशन ऑफ ए डैश। तो रिजल्टेंट जो भी वेलोसिटी होगा इस व्यक्ति का, अगर ये ए डैश ज़्यादा है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। अगर ये ए डैश की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू ये, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। मीन्स इस केस में दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीन्स नॉन इनर्शियल, ये भी नॉन इनर्शियल है। ओके, तो दोनों को ऐसा दिख रहा है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पार्टिकल ये स्टेबल है, उसकी वेलोसिटी जीरो है या रेस्ट पे है, और दूसरे ऑब्जर्वर को ये दिख रहा है कि वो पार्टिकल जो भी है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, डिपेंड रहेगा कि इन दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट वन। अब ऑप्शन सी क्या है? S1 इज इनर्शियल एंड S2 इज नॉन इनर्शियल, दिस इज रॉन्ग। S1 इज नॉन इनर्शियल एंड S2 इज इनर्शियल, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल going along the x-axis as a function of time. The force acting on the particle is zero in the region. बहुत ही easy क्वेश्चन है यार। ओके, सो देखिए, दिस इज द टाइम एक्सिस, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ओके, सो ए से लेके बी तक जब पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, और हमने देखा था कि जब स्ट्रेट लाइन होता है इसका मतलब है v की वैल्यू जो भी होता है दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, अब v की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर उस पार्टिकल का मास हम m कंसिडर करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा। ओके, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा। तो यहाँ पर वही पूछा है उन्होंने कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। तो जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन देखेगा ये समझ लीजिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स की वैल्यू जीरो है। तो ए से लेके बी तक यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो है। ओके, सेकेंडली बी से लेके सी तक दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो यहाँ पे डेफिनेटली इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा होगा। सो सी से लेके डी तक अगेन इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इस रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा। सी से लेके डी तक, सो सी डी इज द करेक्ट आंसर। डी से लेके ई तक दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल वेलोसिटी है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन अगर है तो डेफिनेटली वहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा होगा। सो दिस वन इज अ रॉन्ग, दिस वन इज अ रॉन्ग। तो ए बी सी डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। Next question, question number 5. Figure shows a heavy block kept on a frictionless surface and being pulled by two ropes of equal masses m. Okay, so यहाँ पे this is a rope, first rope, this one is the second rope. Okay, this is a heavy mass जिसका वैल्यू हम कंसिडर करते हैं m. Okay, at t is equals to 0, the force on the left rope is withdrawal.
but the force on the right end continues to act. ओके, सो आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू जीरो, यानी जब टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा उस वक्त हम एक फोर्स विड्रॉल कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फोर्स कंटिन्यूसली इसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर एक्ट होते रहेगा. ओके, let F1 and F2 be the magnitudes of the forces by the right rope and the left rope on the block respectively. Okay, अब देखिए मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इस रोप में एक टेंडेंसी क्रिएट होने की होगी इस साइड आने की. ओके, लेकिन इस रोप को ये ब्लॉक कनेक्टेड है, अगर ये ब्लॉक कनेक्टेड है तो डेफिनेटली ये मास जो भी है यानी रोप जो भी है इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. सो दैट फोर्स इट इज गिवन बाय F1. वो कितना दिया है? F1 दिया है. अब लेकिन यहाँ पे ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ दिस वन ये इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेगा. सो दैट इज आल्सो द F1. ओके, सेम थिंग इज हियर. तो ये जो भी इस फोर्स की वजह से इस रोप में एक टेंडेंसी क्रिएट होगी आगे जाने की, लेकिन ये इसको अटैच होने के कारण ये इसको नहीं जाने दे रहा. तो ये रोप इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? सो इसकी वैल्यू दिया है F2. ओके, और उतना ही यहाँ पे रिएक्शन प्रोड्यूस होगा F2. ओके, सो अब देखिए कि पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अगर देखते हैं तो दिस इज अ F एंड दिस इज अ F. दोनों एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं. तो नेट फोर्स कितना होगा एक्सटर्नल नेक्स्ट फोर्स ऑन सिस्टम इट इज इक्वल टू जीरो. अगर सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पूरे सिस्टम का जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए. करेक्ट है? ओके, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो मीन्स इस रोप का एक्सेलरेशन जीरो, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो, इस रोप का भी एक्सेलरेशन जीरो. जब दोनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस वक्त की बात हम कर रहे हैं. ओके, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं. जब टाइम की वैल्यू जीरो से कम है यानी t इज लेस देन जीरो उस वक्त क्या सिचुएशन होगा? अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ओके, तो इसके ऊपर टोटल फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं? दो. द फर्स्ट वन इज द कैपिटल F, सेकंड वन इज द F1. ओके, तो इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स होगा दैट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F माइनस F1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है? जीरो है. सो देयरफॉर आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन राइट हियर F इज इक्वल्स टू F1. सिमिलरली जब हम इस रोप के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा F इज इक्वल्स टू F2. ओके, लेकिन ये कब? जब टाइम की वैल्यू इट इज लेस देन जीरो है उस वक्त की बात कर रहे हैं. Okay, so on the basis of this data we can write here F1 is equals to F2 is equals to F. So option A is correct one. ऑप्शन बी आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F प्लस mg आया है. ये ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि हमने अभी जस्ट कैलकुलेशन किया है. ओके, अब नेक्स्ट देखिए ऑप्शन सी. F इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू कैपिटल F, F2 इज इक्वल्स टू कैपिटल F फॉर t इज ग्रेटर देन जीरो. अब इस टाइम पे हमने एक फोर्स को हटा दिया, एक्सटर्नल फोर्स को. अब यहाँ पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, अगर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है तो पूरे सिस्टम का मास कितना है? कैपिटल M प्लस m प्लस स्मॉल m. मीन्स अगर ऐसी सिचुएशन अगर आती है कि जहाँ पे हमने एक फोर्स को हटा दिया तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन होगा, या फिर ये फोर्स नहीं है, दिस फोर्स इज नॉट अवेलेबल, सो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा. तो पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है? F है. और पूरे सिस्टम का मास कितना है? सो कैपिटल M प्लस ट्वाइस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन A. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखिए, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको ये दिखेगा कि दिस बोथ द ऑप्शंस आर रॉन्ग वन. ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा फटाफट देख लेते हैं. सो F अपॉन कैपिटल M प्लस ट्वाइस M.
ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, उसको हम F1 कंसिडर करेंगे। तो F1 जो भी है, सो F1 इज इक्वल्स टू मास इनटू दिस एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन कितना है, कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस ट्वाइस M। सो कुछ इस तरीके का रिलेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं दिया है। ओके, सो दोनों ऑप्शंस ये गलत है। द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द फोर्स exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing there is more than the weight of the person if the elevator is okay। सो थ्योरी में हमने तो ऑलरेडी देखा, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट हम देख लेते हैं। सो दिस इज द एलिवेटर, इनसाइड द एलिवेटर द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अगर ये एलिवेटर स्टेबल है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दो चीज़ें आ रही है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये एलिवेटर रुका हुआ है एक जगह या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस वक्त उस एलिवेटर का जो भी एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा, सो द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। ओके, कब, जब वो रुका है तो। अब ऐसे सिचुएशन में ये फ्लोर, ओके, इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ मास होगा, उस मास के कारण इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है। वो ग्रेविटेशन फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज इक्वल्स टू mg। अब यहाँ पे जो भी नॉर्मल ये सरफेस इस व्यक्ति के ऊपर क्रिएट करेगा, दैट नॉर्मल इज नथिंग बट द n। और याद रखिएगा, दिस नॉर्मल गिव्स द वेट ऑफ दैट पर्सन। और इस केस में जब लिफ्ट स्टेबल है या कांस्टेंट वेलोसिटी मूव हो रहा है या नॉन एक्सेलरेटेड है, तो उस वक्त दिस n इज इक्वल्स टू mg, और उस व्यक्ति का जो भी वेट होगा दिस इज इक्वल्स टू mg। ये उस केस के लिए है जहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ दैट लिफ्ट इज इक्वल्स टू 0 है। ओके, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये जो भी लिफ्ट है दिस इज एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे जो भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस व्यक्ति का, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, सो नेट फोर्स जो भी है, देखिए ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल है, नीचे के डायरेक्शन में mg है, तो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए। उस व्यक्ति का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, a है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन राइट हियर, जो भी नॉर्मल है, दिस नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg plus ma। so this is equals to, this normal is equals to m ब्रैकेट में g plus a। ओके, तो देखिए जितना ज़्यादा वो ऊपर एक्सलेट होगा, जितना ज़्यादा ऊपर एक्सलेट होगा उतना उस व्यक्ति का वेट बढ़ेगा, क्योंकि वेट कौन दे रहा है, हमें नॉर्मल दे रहा है। नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन दैट पर्सन। तो लिफ्ट अगर ऊपर एक्सलेट हो रहा है तो इक्वेशन ये आ गया। अगर लिफ्ट नीचे एक्सलेट होता है, नीचे एक्सलेशन अगर लिफ्ट का है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हम इस के बेसिस पे इसके ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, गोइंग अप एंड स्लो डाउन। अगर गोइंग अप है, लिफ्ट भले ही ऊपर मूव हो रहा है लेकिन स्लो डाउन है, तो उसका जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो भी है वो ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में। गोइंग डाउन एंड स्लो डाउन, अब लिफ्ट भले ही नीचे आ रहा है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसका जो भी डी एक्सेलरेशन है, तो डी एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, सो दिस इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, अब नीचे आ रहा है लेकिन स्पीड अप हो रहा है, तो इस केस में, ओके, इस केस में भी एक्सेलरेशन जो भी रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। तो ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर में बी। अब देखिए वेट उस पूरे एलिवेटर का और केबल का टेंशन, ये दोनों इक्वल रहेंगे, कब, जब वो स्टेबल रहेगा, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में रहेगा।
ओके, तो यहाँ पे देखिए गोइंग अप विथ इंक्रीजिंग स्पीड ये नहीं हो सकता, गोइंग डाउन विथ इंक्रीजिंग स्पीड ये भी नहीं हो सकता, गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड या गोइंग डाउन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सो दिस बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट वन, क्योंकि इन दोनों के केस में लिफ्ट का एक्सेलेरेशन हो रहा है और इस केस में एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 है। ओके, जब एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 होता है तो उस वक्त जो भी टेंशन होगा इट इज इक्वल्स टू mg मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास किसका, उस एलिवेटर का। सो ये तभी पॉसिबल है जब एक्सेलेरेशन उस सिस्टम का 0 होगा। सो इन दोनों केसेस में ये नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इस केस में एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 8, a particle is observed from two frames S1 and S2. The frame S2 moves with respect to S1 with an acceleration a. Okay. Let F1 and F2 be the pseudo-forces on the particle when seen from S1 and S2 respectively. Which of the following are not possible? Okay. So सेम टाइप का क्वेश्चन हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया मेरे ख्याल से इसी वीडियो में, तो उस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आए तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। सो F1 0, F2 इज नॉट इक्वल टू 0 पॉसिबल है, F1 नॉट इक्वल टू 0, F2 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, F1 इज नॉट इक्वल टू 0, F2 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबल, F1 0, F2 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। तो एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। Question number 9. A person says that he measured the acceleration of a particle to be non-zero while no force was acting on the particle. Okay. So option A is a liar. Option B, his clocks might be have run slow. Option C, his meter scale might have been longer than the standard. He might have used the non-inertial frame. ओके, सो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन वो एक्सलेट हो रहा है, ओके, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेन एक्सलेट हो रहा है तो आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं वो आपको पीछे एक्सलेट होते हुए दिखेंगे। उस वक्त उस चीज़ों पे कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होगा। ओके, सो ये तब पॉसिबल है जब आप खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। द ही माइट हैव यूज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, अगर वो खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है तो उसको ये दिखेगा कि एक पार्टिकल पीछे एक्सलेट हो रहा है या कोई भी चीज पीछे एक्सलेट हो रहा है, भले ही उस पार्टिकल के ऊपर कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ये तीनों रॉन्ग है। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम HC वर्मा सर की किताब में से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगे और हमारा जो भी एक एम है वो कंटिन्यू रह सके। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।